हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? देखिएगा, हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं और अपने आप को बचा कर रखिएगा। ठंडी बहुत पड़ रही है और आज मैं होम मैनेजमेंट की क्लास सेकंड लेकर आई हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इससे पहले की सारी वीडियो को आप देखिएगा और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कीजिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी होम मैनेजमेंट क्लास सेकंड को। मूल्यांकन कितने स्तरों पर होता है? तो ये 3 स्तरों पर होता है: आयोजना, क्रियान्वयन और परिणाम। प्रबंधन के प्रेरक या उत्प्रेरक या प्रेरणक तत्व कौन कौन से हैं? तीनों में से कुछ भी पूछें तो इसके तत्व जो होते हैं 3 होते हैं: मूल्य, लक्ष्य और स्तर। मूल्य वैल्यू, लक्ष्य गोल, स्तर स्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रबंधन के जो उत्प्रेरक तत्व हैं उसका प्रदर्शन कैसे होता है? तो इसका त्रिभुज में प्रदर्शन होता है। देखिएगा आप, जैसे ट्रायंगल होता है तो मूल्य, लक्ष्य और स्तर। त्रिभुज के केंद्र में कौन होता है? तो त्रिभुज के केंद्र पर कौन होता है? मूल्य होता है। मूल्य को निर्धारित करने वाले तत्वों की बात किसने की थी? तो ये पारकर ने की थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा। मूल्य क्या है? तो हमारा एक नज़रिया है जो कार्य करने को प्रेरित करता है, परिवर्तनशील होता है। मूल्य के बाद क्या करते हैं? तो हम अपने गोल की प्राप्ति करते हैं। तो गोल क्या है? गोल वह है जिस पर व्यक्ति पहुंचना चाहता है। ठीक है, देखिएगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं देती हूँ आपको। सभी ने वैसे यूट्यूब चैनल खोले हैं और फिर कुछ महीने पढ़ाकर वो फिर अपना पे वाला चैनल कर देते हैं उसको। अब कोई भी तैयारी कराता है तो वो उसका फ़ीस लेता है, लेकिन यहाँ पर आपको होम साइंस की सभी क्लास फ्री मिलेंगी। जब तक मैं यूट्यूब पर वर्क कर रही हूँ फ्री ही करूँगी और मुझे अच्छा लगता है कि मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊँ, ताकि आपके काम में आए ये सारे क्वेश्चंस। और आप मुझे बताया भी करें कि आपको कैसे लगते हैं मेरे क्वेश्चन। तो देखिएगा, स्तर क्या है? तो ये एक तुलनात्मक होता है। मूल्य किसको निर्धारित करता है? तो ये लक्ष्य और स्तर को निर्धारित करता है। लक्ष्य कितने प्रकार का होता है? तो ये 2 प्रकार का होता है, दीर्घकालीन और अल्पकालीन। ये लंबे समय के लिए जो लंबे समय के लिए होता है लक्ष्य, वो दीर्घकालीन कहलाता है और जो थोड़े समय के लिए होता है वह अल्पकालीन कहलाता है। निर्णय प्रक्रिया क्या है? तो विकल्पों में से जो बेस्ट विकल्प हम चुनते हैं तो वही हमारी क्या होती है? निर्णय प्रक्रिया कहलाती है। जॉन डीवी ने निर्णय प्रक्रिया के कितने चरण बताए हैं, यानी कि कितने स्टेप बताए हैं? तो उन्होंने 3 स्टेप बताए हैं: समस्या, विकल्प और उपयुक्त विकल्प। ग्रास एवं कैंडल ने निर्णय प्रक्रिया को कितने चरण बताए? निर्णय प्रक्रिया के कितने स्टेप बताए हैं? तो 5 स्टेप बताए हैं। निर्णय के प्रकार, तो निर्णय के कौन कौन से प्रकार होते हैं? देखिएगा, व्यक्तिगत निर्णय, सामूहिक निर्णय और नैतिक आधारभूत निर्णय। इसको नेमी निर्णय भी बोला जाता है, आदतन जन्म बोला जाता है और महत्वपूर्ण भी बोला जाता है। 4th आता है आपातकालीन निर्णय और 5th आता है अकार्य क्रियात्मक निर्णय और 6th आता है हमारा कार्य कार्यात्मक निर्णय। तो ये हो गए निर्णय के प्रकार। अब आप देखिए संसाधन यानी कि रिसोर्स। तो संसाधन वस्तु भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, संस्था भी हो सकती है और कुछ भी हो सकता है जिससे कि हम अपने उद्देश्य तक पहुंच जाते हैं। संसाधन के प्रकार कितने होते हैं? तो संसाधन के जो प्रकार हैं वो 2 होते हैं। ग्रास एवं कैंडल ने भी 2 माना है और निकेल एवं डार्सी ने भी संसाधन के प्रकार को 2 माना है, लेकिन ग्रास एवं कैंडल ने मानवीय संसाधन, अमानवीय संसाधन माना है और निकेल व डार्सी ने भी मानवीय संसाधन, अमानवीय संसाधन माना है। अब आप कहेंगे तो फिर बात क्या है? तो इसमें थोड़ा सा अंतर है, जैसे कि देखिएगा इसमें समय आता है, समय का अंतर है बस।
निकिल एवं डार्सी ने समय को अमानवीय संसाधन कहा है और ग्रास एवं कैंडल ने समय को मानवीय संसाधन कहा है। बस इतना ही डिफरेंस है और कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब मानवीय संसाधन कैसे होते हैं? तो जिसको छुआ ना जा सके, जिसको देखा नहीं जा सके, जिसको चुराया नहीं जा सके, तो वो क्या होता है? मानवीय संसाधन होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? जैसे मानव में जो भी निहित गुण होते हैं, क्योंकि अगर हमारा मतलब जो भी हमने पढ़ा है वो कोई नहीं छीन सकता हमसे, हमारी बुद्धिमानी है कोई नहीं छीन सकता हमसे, हम ईमानदार हैं तो कोई नहीं छीन सकता हमसे, तो यही गुण उसमें आते हैं मानवीय संसाधन में। देखिएगा, मानव में निहित जो भी गुण हैं वह सब मानवीय संसाधन होते हैं। जैसे इसमें आ जाए बुद्धि, ईमानदारी, कौशल, हमारी अभिवृत्ति, हमारी शक्ति, मतलब अच्छाइयाँ, हमारी बुराइयाँ और व्यक्तित्व, ये सब क्या होते हैं? मानवीय संसाधन होते हैं। अमानवीय संसाधन कैसे होते हैं? जिसे छुआ भी जा सके, जिसे देखा भी जा सके, जिसे चुराया भी जा सके। तो मानव में निहित जो भी गुण हैं उन्हें छोड़कर सभी आसपास की जो भी वस्तुएं हैं वह सब अमानवीय संसाधन होते हैं। इसके अलावा भी एक संसाधन है, ये हमने दो पढ़े हैं। इसके अलावा भी हमारे एक संसाधन और होता है, मतलब संभावी संसाधन जिसे हम बोलते हैं, जिसका प्रयोग हम वर्तमान में नहीं करते हैं लेकिन भविष्य में करते हैं। अब देखिएगा, हम बताते हैं आपको। जैसे कि 2 पेन है, एक पेन को हम यूज़ कर रहे हैं लेकिन दूसरा पेन भी है, तो वो ऐसा तो नहीं है कि मतलब यूज़फुल नहीं है। लेकिन जब हमारा पहला पेन खर्च हो जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, तो हम दूसरा पेन यूज़ करेंगे, यानी कि भविष्य के लिए होता है। तो ऐसे संसाधन को क्या हम बोलेंगे? संभावी संसाधन। एक होता है सामुदायिक संसाधन, जैसे बैंक है, अस्पताल है, पुस्तकालय है, डाकघर है, रेलवे स्टेशन है, पार्क है, बस स्टैंड है आदि। इन पर किसी एक व्यक्ति का हक नहीं होता है, सरकार का हक होता है। पार्क में सभी जा सकते हैं, बस स्टैंड पर भी सभी खड़े होते हैं, तो ये सामुदायिक संसाधन कहे जाते हैं। अब संसाधनों की विशेषताएं, अब इनकी विशेषताएं क्या है? देखिएगा, संसाधन सीमित होते हैं, चाहे वे गुणात्मक हो या परिमाणात्मक। गुणात्मक मितव्ययिता और गणनात्मक जैसे धन है, समय है, शक्ति है इत्यादि। देखिएगा, बहुत छांट छांट के मैं क्वेश्चन मैं भी पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं अच्छे से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट आपको देना चाहती हूँ, लेकिन ना तो आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़, मैं मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अब संसाधन के अंतः संबंध देखने को मिलता है। सभी साधनों पर व्यवस्थापन प्रक्रिया लागू होती है। साधनों के उचित प्रयोग में जीवन स्तर में उन्नति होती है। अब नेक्स्ट आता है फैमिली लाइफ साइकिल का श्रेय किसे जाता है? तो राउंडरी को जाता है। इनके काम को विस्तारित किसने किया था? तो बिगलो ने इनके काम को विस्तारित किया था। फैमिली लाइफ साइकिल के स्टेप या चरण कितने होते हैं? तो ये 3 चरण होते हैं, जैसे प्राथमिक अवस्था, विस्तृत अवस्था और संकुचित अवस्था। अब प्राथमिक अवस्था में क्या आता है? जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें आता है, एक महिला होती है, एक पुरुष होता है, उनका विवाह हो जाता है, वो बंधन में बन जाते हैं, अलग अलग परिवार से होते हैं और वह विवाह जैसी संस्था से जुड़ जाते हैं। इन्हें मतलब समायोजन करना पड़ेगा, क्योंकि समय बिताना पड़ेगा, अपना एक दूसरे को समझना होगा। और मतलब इसीलिए प्रथम अवस्था को हम समायोजन काल भी कहेंगे और स्थापत्य काल भी कहते हैं, दीर्घकालीन अवस्था भी कहते हैं, उत्तरदायित्व अवस्था भी इसको हम बोलते हैं। इसके बाद आता है विस्तृत अवस्था। फिर शिशु का आगमन होता है, फिर उसका पालन पोषण होता है, प्राथमिक शिक्षा दी जाती है, फिर माध्यमिक शिक्षा दी जाती है, फिर विश्वविद्यालय शिक्षा तथा व्यावसायिक समायोजन, फिर वह क्या हो जाता है? एक सेटल हो जाता है। तो ये भी चलता रहता है हमारा। फिर आती है हमारी संकुचित अवस्था। संकुचित अवस्था में सेवानिवृत्त, यानी कि हम रिटायर हो जाते हैं, और आर्थिक पुनर्वियोग का काल और खाली घोंसला, यानी कि जो बच्चे थे वो सेटल हो जाते हैं अपने जीवन में, बाहर चले जाते हैं, ठीक है, और फिर से वही पति पत्नी अकेले रह जाते हैं। तो यही है इसका पूरा फैमिली लाइफ साइकिल का स्टेप, जो हमने 3 चरणों में पढ़ा।
अब पारिवारिक चक्र में सबसे लंबी चलने वाली अवस्था कौन सी होती है? तो विसरित अवस्था या वृद्धि की अवस्था होती है। विसरित अवस्था जो होती है कब तक चलती है? जब तक घर का बड़ा बेटा घर त्याग ना कर दे या वो सेटल ना हो जाए अपना, है ना। संसाधन कितने हैं? तो संसाधन बहुत हैं, लेकिन पढ़ते हम 3 ही हैं और इन संसाधन को हम कल पढ़ेंगे। और तब तक, क्योंकि 10 मिनट्स हो गए हैं, 10 मिनट्स होने तक ही मैं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि अपलोड होने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं मतलब मोबाइल से ही बनाती हूँ वीडियो। तो फिर आप इतना मतलब इसको पढ़िएगा। आपको अच्छी लगती है मेरी वीडियो तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताना, शेयर करना, लाइक करना। और खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कीजिएगा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।